से ऊपर आप कोशिश करें कि ना रखें बैक होम एक्सपेक्टेशंस। इसके अलावा सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट की जो आपकी कंपोनेंट होना चाहिए वो 20% होना चाहिए, यानी कि 2000 दिरहम हर महीने के आप सेव एंड इन्वेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अमेरिका को लोग हमेशा से लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं, बट यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप इस तरह की जगहें अब इतनी ज़्यादा इनएक्सेसिबल हो गई हैं, खासतौर पे जो लोग सब कॉन्टिनेंट से हैं उनके लिए, कि लोग अब दूसरी जगहों को देखते हैं। और हमेशा से इनफैक्ट दुबई को तो बहुत पहले से पाकिस्तान में और दूसरे जो सब कॉन्टिनेंट के मुल्क हैं वहाँ से एक अट्रैक्शन थी दुबई के लिए, क्योंकि टैक्स फ्री इनकम थी और पैसे अच्छे मिलते थे, लाइफस्टाइल भी अच्छा था। तो हमेशा से दुबई को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो इसलिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे लोगों के लिए ये रीजन भी है, ग्रेटर गल्फ और दुबई ख़ास तौर पे। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से कोई अगर अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहता है या मिड लाइफ के अंदर है, लेट्स से मिड 30s के अंदर है और अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आके सेटल होना चाहता है, तो उसको क्या सैलरी ब्रैकेट सोचना चाहिए और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उस सैलरी ब्रैकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या उसके पास ऑप्शंस मिलेंगे, क्या-क्या किस तरह का वो बजट बना सकता है। हम इन सारी चीज़ों को आज कवर करेंगे। मैं बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम 10,000 दिरहम अंटिल 50,000 दिरहम, इसके अंदर अगर फर्स्ट करें 10,000 दिरहम वाला कोई सैलरी ले रहा है, 30,000 दिरहम वाला सैलरी ले रहा है या 50,000 दिरहम वाला सैलरी ले रहा है, तो वो किस तरह से अपना बजट कर सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंटली कि वो किस तरह से उनको सेव करना चाहिए। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस रीजन में रह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इवेंचुअली एंड ऑफ टाइम पे यहाँ पर बोलते हैं कि यार फ़ायदा क्या हुआ यहाँ रहने का, इवेंचुअली तो आपको वापस अपने मुल्क जाना है। तो बिल्कुल इसी तरह से है, इवेंचुअली आपको अपने मुल्क जाना पड़ता है, लेकिन उसके लिए आप थोड़ी सी प्लानिंग कर सकते हैं वापस जाने के लिए, ताकि आपकी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो सके। प्लस ये कि आप अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं तो वहाँ पर टैक्स देते हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर कोई सोचते ही नहीं है कि इस तरह की कोई चीज़ होती भी है, टैक्स जैसी कोई चीज़ भी होती है। मैं कहता हूँ कि अगर आप एक पर्टिकुलर सैलरी लेवल के ऊपर कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में 40% का टैक्स दे रहे हैं, तो वही चीज़ आप यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करें। अगर आपकी 30,000 दिरहम सैलरी है, तो आपको हर सूरत में 40,000 दिरहम का अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज टैक्स लगाना चाहिए और उसके हिसाब से आपको अपने खर्चे करने चाहिए। हम बात करेंगे जब बजटिंग की, तो उसके अंदर बात करेंगे कि जो चीज़, ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें आपकी जो जो कंपोनेंट्स मैं बताऊंगा उसके अंदर वेरिएशन आ सकती है, क्योंकि हर एक के फैमिली सर्कमस्टांसिस डिफरेंट होते हैं, डेमोग्राफिक डिफरेंट होती है, जहाँ से आए हुए हैं वहाँ सिचुएशन डिफरेंट होती है, फैमिली सिचुएशन डिफरेंट होती है, पैसे कितने भेजने हैं बैक होम जस्ट टू सपोर्ट द एक्सटेंडेड फैमिली वो डिफरेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। लेकिन एक चीज़ जो कॉमन होनी चाहिए वो आपकी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है, जो परसेंटेज है, वो कॉमन होनी चाहिए और वो हर वक्त सेम होनी चाहिए। कंसिस्टेंटली आपको इन्वेस्ट और सेव करना चाहिए। बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट सेक्शन, जहाँ पर मैं आपको पूरा एक नंबर्स गेम बताऊंगा, जिसके अंदर आप हर तरह से देख सकते हैं कि क्या क्या नंबर्स होंगे। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और न्यूज़लेटर को भी सब्सक्राइब कर दें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वेबसाइट को जाके देखिएगा, प्लीज़ मुझे उस पर भी फीडबैक दीजिएगा। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो प्लीज़। सो हम इस वीडियो में कुछ कंपोनेंट्स का जिक्र करेंगे, जिसमें हाउसिंग हो गया, यानी कि रेंट हो गया, अगर आप यहाँ पर रहते हैं विद अ फैमिली ऑफ 4, यानी कि 2 बच्चे और लेट्स से हस्बैंड एंड वाइफ, तो 4 लोग जब रहेंगे यहाँ पर, तो उनका क्या एक्सपेंस होना चाहिए। जो कंपोनेंट्स है वो ये हैं कि उसमें आपका रेंट कितना हो सकता है, उसमें आपकी बच्चों की स्कूलिंग का क्या सिनेरियो बन सकता है। स्कूलिंग के अंदर सब कुछ आ जाता है, जिसके अंदर अगर आपको ट्यूशन्स लगानी है बच्चों को वो भी इंक्लूड होंगी, जिसके अंदर आप स्कूल बस यूज़ करते हैं तो वो भी इंक्लूड होगी। इसके बारे में बात करते हैं कि आपको स्कूल बस की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, इन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। प्लस ये कि यूटिलिटीज़ भी शामिल होंगी उसके अंदर। ट्रांसपोर्टेशन का एक और कंपोनेंट होगा जो आपकी पर्सनल और फैमिली की ट्रांसपोर्ट है। ग्रोसरी का कंपोनेंट शामिल होगा, यानी कि कितने परसेंट आपका खर्चा होगा ग्रोसरी के ऊपर। रेमिटेंस का कंपोनेंट होगा, यानी कि आप अगर यहाँ पर काम कर रहे हैं और आपको बैक होम पाकिस्तान पैसे भेजने हैं या इंडिया पैसे भेजने हैं, तो वो जो पैसे होंगे वो आपकी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में शामिल नहीं होंगे, वो आपके एक्सपेंस होगा, तो वो एक्सपेंस अलग से आपको काउंट करना पड़ेगा। इसी तरह से जो आपकी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट है वो अलग से काउंट करनी पड़ेगी। फिर आपका जो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है वो आएगा, जिसके अंदर आप जो जो खर्चा करेंगे बेसिकली अपनी फैमिली के ऊपर, महीने में जो भी आप एंटरटेनमेंट लेना चाहते हैं अपने हिसाब से, वो कंपोनेंट होगा। इसके अलावा इमरजेंसी फंड्स जो कि आप हर महीने बिल्टअप करेंगे, और वंस आपका इमरजेंसी फंड बिल्टअप हो जाता है, लेट से आपके पास 6 महीने का जो एक्सपेंस है उसके पैसे जमा हो जाते हैं, तो उस इमरजेंसी फंड को भी आप इवेंचुअली खर्च करेंगे टुवर्ड्स योर इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स। अगर आप नए नए स्टार्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, मैंने इस बजट को इस तरह से बनाया है कि आपके पास प्रायर कोई सेविंग्स नहीं है, लेकिन अगर 35 ईयर्स के हैं तो ऑफकोर्स मैं अज्यूम करता हूँ कि आपके पास कुछ ना कुछ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स होंगी। मैं यहाँ पर एक 35 ईयर्स ओल्ड सिंगल ब्रेड विनर की बात कर रहा हूँ, जो कि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर रहते हुए।
अब बात करें कि लेट से 10,000 दिरहम किसी की सैलरी है, तो वो किस परसेंटेज के अंदर इन सारे कंपोनेंट्स को एलोकेट कर सकता है। तो 10,000 दिरहम वाला बंदा जो है बेसिकली हाउसिंग, अगर बात करें रेंटल की बात करें कि कितने पैसे उसके रेंट में जाएंगे, तो वो तकरीबन 20% उसके पैसे रेंट में जाएंगे, तकरीबन कोई वो 2,000 दिरहम के करीब बनते हैं। और ऐसा अवेलेबल ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैं बाय द वे कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो कि हवाओं में बात करूँ। मैंने इससे कम बजट के ऊपर लोगों को सर्वाइव करते हुए देखा है, थ्राइव करते हुए देखा है। जो लोग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्ली सही जगह करते हैं और इतने कम पैसों के अंदर अपनी फैमिली को बजट के अंदर रख के सारे काम करते हैं, वो बेसिकली खुश रहते हैं। और उनको उस तरह का प्रॉब्लम, जाहिर सी बात है, आपको हमेशा अच्छे से अच्छे की कोशिश करनी चाहिए। आपको अपनी जॉब इम्प्रूव करनी चाहिए, अपने इनकम के जो मेथड्स हैं वो इम्प्रूव करने चाहिए। लेकिन अगर आपके पास इस वक्त करंटली जो लिमिटेड सैलरी है, आपको उसके हिसाब से उसी के अंदर काम करना है। तो मैंने जैसे बोला, किड्स स्कूलिंग, आपको हाउसिंग के अंदर आपको तकरीबन कोई 2,000 दिरहम यानी कि 20% के करीब आपको स्पेंड करना चाहिए अगर आपकी सैलरी 10,000 दिरहम के करीब है। और बच्चों की स्कूलिंग के अंदर नॉट मोर देन 13%, अगर 2 बच्चे हैं तो 13% एट मैक्स इसके अंदर आपको स्पेंड करना चाहिए, जिसमें ट्रांसपोर्ट शामिल होगी। और मैं रिकमेंड करूँगा कि ऐसे स्कूल में ना जाएं जिसमें आपको ट्रांसपोर्ट लेनी पड़े। आप ऐसी जगह पर रहें जहाँ पर स्कूल करीब हो और वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर हो, या मैक्सिमम 5 मिनट की ड्राइव हो एट मैक्स, तो ताकि आपको आना जाना कोई इतना मसला ना रहे। इसी तरह यूटिलिटीज़ के अंदर तकरीबन कोई 5% आपका एक्सपेंस आएगा, ट्रांसपोर्टेशन का तकरीबन कोई 10% आएगा। ये आपकी गाड़ी का एक्सपेंस होगा, जिसमें आपकी जो इंस्टॉलमेंट है, अगर गाड़ी आपकी अपनी नहीं है, इंस्टॉलमेंट पर है, अपने उस पर बैंक से ली हुई है, वो भी शामिल है। पेट्रोल, इंश्योरेंस साल की, और जो सारे एक्सपेंस होंगे गाड़ी के मेंटेनेंस, उसके अंदर ये आपको 10% के करीब आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा। इसके अलावा ग्रोसरी होगी ऑलमोस्ट कोई 15%। जाहिर सी बात है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है इस मुल्क में भी, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। इसी वजह से हम जो देखते हैं कि इन्फ्लेशन का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है वो जो लो इनकम क्लास है उसके ऊपर होता है। और इसी इसी वजह से आपको जो ग्रोसरी का ज़रा सा भी बिल बढ़ता है, तो जो छोट जो 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 लोअर स्ट्राटा है उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो 10,000 दिरहम वाला जो बंदा है वो 15% अपनी ग्रोसरी पे जब इन्वेस्ट जो जो खर्च करेगा, ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर उसको बहुत कम चांस होगा कि वो कुछ कुशन उसके पास मिल सके। तो आपको तकरीबन कोई 15% के अंदर, यानी कि 1500 दिरहम के अंदर आपको अपनी ग्रोसरी करनी होगी। रेमिटेंस की बात करें तो रेमिटेंस, जाहिर सी बात है, आपको पैसे पाकिस्तान भेजने हैं या इंडिया भेजने हैं वापस, तो वो आपका बजट होना चाहिए 10%। तो 10% से ऊपर आप कोशिश करें कि ना रखें बैक होम एक्सपेक्टेशंस। इसके अलावा सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट की जो आपकी कंपोनेंट होना चाहिए वो 20% होना चाहिए, यानी कि 2,000 दिरहम हर महीने के आप सेव एंड इन्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा आपकी एंटरटेनमेंट का जो एक्सपेंस है वो तकरीबन 3%, और जो आपके इमरजेंसी फंड का एक्सपेंस है वो तकरीबन कोई 4% होगा। ये अगेन मैंने कहा, इमरजेंसी फंड, आप जैसे आपके पास पैसे ये जमा हो जाते हैं इतने कि 6 महीने तक के आपके पैसे जमा हो जाते हैं एक्सपेंस के, फिर इसी पैसों को आप सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के पॉट के अंदर डालना शुरू कर दें। अब आते हैं जिसकी सैलरी 30,000 दिरहम है, उसका बजट किस तरह का नज़र आता है। उसके बजट के अंदर आपके हाउसिंग तकरीबन कोई 15%, यानी कि तकरीबन 4,500 दिरहम पर मंथ के ऊपर आपका खर्चा आना चाहिए। किड्स स्कूलिंग का तकरीबन 15% के करीब। अगेन मैं कहता हूँ कि इसके अंदर ट्यूशन्स भी आ जाएंगी, इसमें आपके जो कुरानिक ट्यूशन्स हैं वो भी आ जाएंगी, जिसके अंदर आपके स्कूल बस का एक्सपेंस है वो भी आ जाएगा। इसमें सारे हर किस्म के बुक्स, यूनिफॉर्म, हर चीज़ का एक्सपेंस आपको इसी इन्हीं पैसों के अंदर 2 बच्चों के लिए करना है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है, फिर आपको ये पूरी कैलकुलेशन में अपने चीज़ें वेरिएबल चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट का जो वेरिएबल है वो कभी भी आप चेंज नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि ये ऐसा फिक्स नंबर होगा जो आप अगर फिर बाद में अफसोस करेंगे कि हम यूएई में रहते रहे और हमने कुछ किया नहीं। तो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लाजमी आपको उसी परसेंटेज से करनी होगी। फिर बात करते हैं यूटिलिटी की, तो यूटिलिटीज़ आपकी तकरीबन कोई 4% के करीब आपके यूटिलिटी एक्सपेंसेस होंगे, 1200 दिरहम। इसके अंदर गर्मियों में यहाँ पर बिजली के बिल ज़्यादा हो जाते हैं, सर्दियों में कम हो जाते हैं। तो एवरेज आउट करके इंटरनेट और बिजली, गैस वगैरह ये सब कुछ मिलाकर 1200 दिरहम्स आपके ब्रैकेट में आने चाहिए। फिर ग्रोसरी तकरीबन कोई 10% के करीब आपकी ग्रोसरी होनी चाहिए। 3,000 दिरहम्स के करीब के अंदर आपको अपनी फैमिली ऑफ 4 की ग्रोसरी हो जानी चाहिए। देन कम्स द रेमिटेंस पार्ट। रेमिटेंस के अंदर आपको 10% एलोकेट होना चाहिए एट मैक्स, जो आप बैक होम सपोर्ट कर सकें, जो कि तकरीबन कोई 3,000 दिरहम बनता है, जो कि आई थिंक इनफ है टू सपोर्ट एक्सटेंडेड फैमिली बैक होम।
इसके बाद बात करें तो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट का जो पोर्शन है आपका वो 32% होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा तो हो सकता है। ये मैंने जो पूरी कैलकुलेशन की है ये मैंने बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव रह के की है। मेरे ख्याल से आप 40% तक भी जा सकते हैं सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो अगर आप नहीं जा पा रहे तो उसके अंदर अपने इन कंपोनेंट्स को देखें कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है। फिर एंटरटेनमेंट के अंदर ऑलमोस्ट कोई 3% के करीब आपका खर्चा होना चाहिए, तो तकरीबन कोई 900 हज़ार दिरहम के करीब आपका एंटरटेनमेंट में खर्च होना चाहिए। इमरजेंसी फंड के अंदर भी 3% के करीब आपका जाना चाहिए। अगेन एज आई सेड, इमरजेंसी फंड के अंदर जैसे जैसे आपके पास पॉट बिल्टअप होना शुरू हो जाए और आपके पास इतने पैसे हो जाएं कि 6 महीने के एक्सपेंसेस को कवर कर ले, फिर ये पैसे आपके इमरजेंसी फंड वाले भी आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर जाने चाहिए। अब आते हैं, बात करते हैं जो थोड़ा सा अपर इनकम क्लास की बात करें तो उसके अंदर 50,000 दिरहम जिसकी सैलरी है उसको क्या क्या करना चाहिए। अब लोग मुझसे कहेंगे कि 50,000 दिरहम जिसके पास सैलरी है उसको पता होगा कि वो क्या करना है, उसको क्या करना है, लेकिन मैं आपको लिटरली बताऊं, मेरे पास इस तरह की बहुत सारी ईमेल्स आती हैं और बात भी मैं करता हूँ बहुत सारे लोगों से, और इन पर्सन भी मैं मिला हूँ ऐसे लोगों से जिनके पास इतनी सैलरी होती है, वो अपने आप को तबाह कर लेते हैं, वो अपने पैसों को नहीं सेव कर पाते, नहीं सही जगह पे लगा पाते, एंड देन दे कंप्लेन अगेन फॉर द सेम थिंग कि हमें इस मुल्क में फ़ायदा क्या रहने का जब हमें यहाँ पर इवेंचुअली जाना ही है। तो इस तरह की बात वो लोग करते हैं जो बेसिकली अपने फंड्स को उस तरह से इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते। मैं इन लोगों के लिए ये कहता हूँ कि आपको बजट पे स्टिक रहना चाहिए। आपको जो टोटल जो आपकी कंपोनेंट्स है मैं उसमें बताता हूँ। हाउसिंग आपका 16% हो सकता है, जिसके अंदर तकरीबन कोई 8,000 दिरहम आपके हाउसिंग में जा सकते हैं एवरी मंथ। एंड देन स्कूल किड्स के जो बच्चों की स्कूलिंग है, अगर आपको कंपनी नहीं दी हुई है तो आपको 13% के करीब आपको स्पेंड करना चाहिए अपने बच्चों की स्कूलिंग पे। अगर आपको कंपनी ने दी हुई है तब भी आपको एक हायर लेवल पे नहीं जाना चाहिए। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। आपके बच्चे महंगे स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पर जो जो एक्सपेंसेस होंगे वो भी उसी हिसाब से होंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक ज़माने में स्पेन का ट्रिप कुछ बच्चे करने जा रहे थे एक पर्टिकुलर स्कूल की तरफ से। 20,000 दिरहम्स एक बच्चे का वो मांग रहे थे फॉर अ 10 डेज ट्रिप आई थिंक टू स्पेन। 20,000 दिरहम उस ज़माने में, जब मुझे पता था कि पूरी फैमिली 30,000 दिरहम में यूके से जाके होके वापस आ जाएगी, उस ज़माने में वो एक बच्चे का 20,000 दिरहम मांग रहे थे। और जब आप पीयर प्रेशर बच्चों को होता है तो वो कहते हैं कि यार हमें खर्च करना है, हमें चाहिए वो चीज़। तो आप अगर अपनी कंपनी की तरफ से आपको पैसे मिल भी रहे होंगे और आप उसको एक्सपेंसिव स्कूल में डाल देंगे तो इस तरह के एक्सपेंस फिर आपको आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको अपने बजट में रहकर इस तरह के स्कूल में डालें जो आपको ज़्यादा ओवर बर्डन ना करें। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपकी स्कूलिंग आपकी कंपनी नहीं दे रही तो 13% से ऊपर ज़्यादा अपने जो जो स्कूलिंग है और हर तरह के जो एजुकेशन एक्सपेंस है उसको उस पर लिमिट करके रखें। इसी तरह यूटिलिटीज़ को 4% पे रखें। तकरीबन कोई 2,000 दिरहम की यूटिलिटीज़ मैं कहता हूँ कि उस घर के ऊपर आपको एक्सपेंस पड़ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन को 8% पे रखें जो कि तकरीबन कोई 4,000 दिरहम महीने का आपको आएगा। इसमें हो सकता है आपके पास सेकंड कार भी हो, क्योंकि आपके स्पाउस जो हैं वो उनके पास दूसरी गाड़ी होगी डिफरेंट रीजंस की वजह से, तो आप इसको अपना बढ़ा सकते हैं। ग्रोसरी को आप अगेन 8% पे रख सकते हैं, 4,000 दिरहम की ग्रोसरी हो जाएगी। रेमिटेंस को आप 10% पे रख सकते हैं। बैक होम अगर आपको सपोर्ट करना है तो 5,000 दिरहम की रेमिटेंस हो जाएगी। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट पार्ट अगेन मैं कह रहा हूँ कि 35% इस पर रखा हुआ है मैंने, जो कि 17,500 दिरहम बनता है, लेकिन आई एम श्योर इससे बहुत बेहतर आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो बाकी चीज़ें रखी हैं वो अगेन एज ए सेड कंजर्वेटिव रखी हैं। तो इसको इससे ऊपर तो हो सकता है, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के अंदर 3% की एंटरटेनमेंट अगर आप रखेंगे तो 1,500 दिरहम आई थिंक इनफ है। इमरजेंसी अनफोर्चुन सर्कमस्टांसिस के अंदर अगेन जो मैंने पहले बोला था 3% इसके ऊपर 1,500 दिरहम आपके बनते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप जो जो 30,000 दिरहम और जो 50,000 दिरहम इस तरह की जो इवन 20,000 दिरहम इस तरह की जो सैलरी ब्रैकेट है, उन लोगों को हर सूरत में एक बजट इस तरह रखना चाहिए कि एनुअल बेसिस के ऊपर कहीं ना कहीं आपको ट्रैवल करना चाहिए। और ट्रैवलिंग के लिए मैं बात करूं कि मैं कभी भी नहीं कहता कि एक्सपेंसिव ट्रैवल आप करें, क्योंकि ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव होती है, लेकिन आप इस तरह की कोशिश करें कि उसके अंदर एट मिनिमम चाहे पाकिस्तान ट्रैवल करें चाहे कहीं भी ट्रैवल करें, लेकिन कोई नई जगह ट्रैवल करें। उससे आपके बच्चों में जो मेंटल डेवलपमेंट होगी वो आउटस्टैंडिंग होगी, वो जो विजन मिलेगा वो बहुत अच्छा विजन होगा। सो ट्रैवलिंग मेक्स यू लर्न अ लॉट। तो ट्रैवलिंग के लिए एक अलग से बजट रखें। और मैंने इस पे बात की थी कि किस तरह से मैंने जब ओमान गया था तो ओमान के ऊपर मैंने एक ब्लॉग लिखा था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। उसमें जाके देखें कि किस तरह से कम पैसों में आप अच्छी से अच्छी ट्रैवल कर सकते हैं, आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। एक हफ्ते का टाइम आई थिंक ट्रैवल किया था हमने, काफ़ी कम उसमें पैसे लगे थे। इसी तरह से और जगहों पर भी जा सकते हैं, जो सस्ती जगहें हैं और जो अच्छी जगहें हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं। लेकिन ट्रैवलिंग को अपना एक 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 टारगेट बनाएं कि आपको ट्रैवलिंग करनी है और उसमें अपने बच्चों को एक्सपोजर देना है।
नॉट नेसेसरीली कि वो एक्सपेंसिव हो। अच्छा, ये पूरा जो मैंने सिनेरियो बनाया है, इसके अंदर ज़ाहिर सी बात है मुझसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये कंपोनेंट सही नहीं है, वो कंपोनेंट सही नहीं है, तो ये मैंने एक जनरल फ्रेमवर्क बना दिया है, आप इसके हिसाब से देख सकते हैं। और अगर इसमें कुछ आपको लगता है कि कुछ बेहतरी है तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के बताएं। मैंने कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी, वो भी मुझे कमेंट में लिख के बताएं। लेकिन मेरे ख्याल से एक जनरल फ्रेमवर्क ये अच्छा है। जो चीज़ कॉमन होनी चाहिए वो आपकी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और उसका जो परसेंटेज है वो कॉमन होनी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप इसके अंदर ये देखें कि जो आप सेविंग्स कर रहे हैं उसको लाजमी इन्वेस्ट करें। आप उसकी एग्जांपल ले लें, आज से 10 साल पहले अगर किसी ने 10,000 दिरहम इन्वेस्ट किए होते डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर, तो अगर आप 10,000 दिरहम को दिरहम टर्म्स के अंदर ही रखें, तो 10,000 दिरहम की जो यूएस स्टॉक्स अगर किसी ने लिए होते, तो तकरीबन कोई 10,000 दिरहम के वो ऑलमोस्ट 80,000 दिरहम बन चुके होते। अगर किसी ने सरवा में इन्वेस्ट किया होता तो एटलीस्ट 45-40,000 दिरहम्स बन चुके होते। ये सरवा भी यूएस की एक तरह से इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि आपको यूएई में रहते हुए आपको इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन देता है। मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाएंगी, मैंने उसका लिंक भी लगा दिया, उसको आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते तब भी आपको वो 10,000 दिरहम के दिरहम टर्म्स के अंदर एटलीस्ट 30-35,000 दिरहम दे रहा होता है इस वक्त। अगर आप उन पैसों को सिर्फ सेव करके रख लेते तो वो आज 10,000 दिरहम के 10,000 दिरहम रहते, और आपको पता है इन्फ्लेशन से क्या सिचुएशन हो गई है इस वक्त। वो 10,000 दिरहम की कोई औकात उस तरह से नहीं रहती जो आज से 10 साल पहले थी। तो मेक श्योर करें कि आप एट राइट टाइम और राइट डिसीजंस लें और सही जगह पर सही जगह की इन्वेस्टमेंट करें। इसी बात पर ये जो 2 वीडियोस मैंने लगाई हैं, एक कंपाउंडिंग के ऊपर लगाई है कि किस तरह से आप अपने पैसों को कंपाउंड कर सकते हैं, और दूसरा 15-15-15 के रूल से आप 1 करोड़ रुपए कैसे बना सकते हैं। मैंने इन दोनों टॉपिक्स पे वीडियो बनाई थी, उन वीडियोस को जाके देखें। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।